नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जो पुस्तक हमारी मनोज कुमार मिश्रा जी की। और साथियों, हम आदिकाल का आज तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम साथियों साहित्य इतिहास एक परिचय उसको हम साझा कर चुके हैं इसी पुस्तक से। तो साथियों, आदिकाल का ये हमारा अगला भाग है, तो चलेगा। और आदिकाल से आज हम साथियों आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य को पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करेंगे। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा देखते हैं आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों रासो, रास, सिद्धनाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों को आधार बनाकर रची गईं। उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में निम्न रचनाएं प्रसिद्ध हैं। लौकिक पद्य साहित्य की बात करें, ढोला, मारूरा, दूहा। लेखक कल्लोल, कवि व कुशललाभ हैं। नोट देखिए इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि के द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशललाभ के द्वारा भी 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिए गए। अतएव कुशललाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। भाषा शैली इसकी डिंगल है। और संपादन की बात करें तो इस रचना के पदों का संपादन 1934 में नागरी पैचाणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें योगदान श्री राम सिंह का था, श्री सूर्यकर्ण पारीक का था और श्री नरोत्तम स्वामी का था। प्रमुख पात्र इस पुस्तक में देखिए, नायक जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। नायिका पूगल, बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाणी। और सहनायिका मालवा की राजकुमारी मालवणी। विशेष तथ्य देखिए, यह प्रेम गाथात्मक काव्य है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। अब देखिए, इन दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। इन दोनों के मुख्य अंतर यह है कि मारवाड़ी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग व वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। रावलबेल के कवि रोडा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोवन छाई क्षण भली तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। कविवर बिहारी ने इसी रचना से अपने श्रृंगारी वर्णन शैली का अनुकरण किया है। वर्तमान शोधों के अनुसार इसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना जा रहा है। विवाह के समय आयु ढोला 3 वर्ष और मारवाड़ी 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं, 1 ढोला 5 माने 1.5 वर्ष। अब बात करेंगे हम कवि विद्यापति। कवि विद्यापति प्रमुख रचनाएं पदावली 1380 की है, कीर्तिलता 1433 की है, कीर्ति पताका 1403 ईस्वी की है। जन्मस्थान ग्राम बिस्बी, जिला दरभंगा, बिहार। रचना काल 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी लगभग। विशेष तथ्य इसके देखते हैं। इनकी पदावली रचना में मैथिल भाषा का, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिल भाषा में काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव कवि शेखर भी कहा जाता है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं।
महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्तिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणाग्राहकता आदि का वर्णन है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। कीर्तिलता का पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राहकता का वर्णन है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। इनके प्रशंसकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियाँ प्रदान की गईं। अभिनव, दशविधान, नव कविशेखर, कंठहार कवि, कविशेखर, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रतन, कवि कंठहार, कविवर, सुकवि कंठहार और कवि रंजन। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंगी संवाद कहा है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहकर पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहकर पुकारा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक जगह लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदावली पदों को भी। विविध विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि इन तीनों श्रेणियों में विभाजित किया है तथा श्रृंगारी कवि हैं, भक्त कवि और रहस्यवादी कवि। देखिए, श्रृंगारी कवि इसमें रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सुभद्रा झा हैं। भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास हैं। रहस्यवादी आपके जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और जनार्दन मिश्र हैं। इसके बाद राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री आपके श्रृंगारी कवि हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय आपके भक्त कवि हैं और नागेंद्र नाथ गुप्ता आपके कहें तो रहस्यवादी कवि हैं। प्रसिद्ध पद कथन देसिल बाना सबजन मिठा ते तैसन चपहुआ बटर हट्टा जॉन अब्राहम गियर्सन के अनुसार ये सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। इनके पिता गणपति ठाकुर भी उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान थे। अब बात करेंगे, देखिए, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, तो जय मयंक चंद्रिका मधुकर कवि 1186। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हैं। दयाल दास सिंगायच द्वारा रचित राठौड़ा रिख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौड़ा रिख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। बसंत विलास, बसंत विलास लेखक अज्ञात, इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया। विशेष तथ्य के डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल इतिहास में बेजोड़ है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षादराय ध्रुव के प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना है। इसमें कुल 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास रचना ने राहुल बेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। इस रचना में एक ओर कोकिल कुंजन व दूसरी ओर पतियुक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विधुरजन और वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। यथा इणि परि कोयल कुंजयी पुंजयी युवती मणोर और विधुर वियोगिनी धुंजयी कुंजयी मायण किशोर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। अब बात आएगी रणमल छंद। लेखक श्रीधर व्यास,
रचना काल 1454 विक्रम संवत। विशेष तथ्य देखते हैं इसके। इस रचना में ईडर के राठौर राजा रणमल्ल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई थी विजय का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इसके केवल 70 छंद उपलब्ध हैं जो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रासानवयी काव्य में संकलित हैं। अब बात करेंगे हम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्मकाल 1255 ईस्वी है, 1312 विक्रम संवत। जन्म स्थान गाँव पटियाली, जिला एटा। मृत्युकाल 1324 ईस्वी, 1381 विक्रम संवत। मूल नाम अब्दुल हसन या अब्दुल हसन। उपाधि खुसरो सुखन। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। उपनाम तुर्के अल्लाह, तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो शुकने और नुह सिपहर, नजराने हिंद और हालत कन्हैया। अब विशेष तथ्य देख लेते हैं। इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इनकी नुह सिपहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ इन्हीं का है। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुशरवी नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ को प्रकाशित कराया। इस प्रकार द्वितीय संकलन 1922 में ब्रज रतनदास ने नागरी पिचाणी सभा काशी माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा है। ये अपनी पहलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। खुसरो की गीतों दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात इसकी अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ी। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते थे। इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको कवियों का राजकुमार कहकर पुकारा है। इनकी पहलियों एवं मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने दोहा लिखा, गौरी सोबे सेज पर, मुख पर डाडे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन वही चौं देश। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ इस प्रकार हैं, देखिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया बाती। अरत तो इसका बूझेगा, मुँह देखेगा तो सूझेगा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो एक बल जाए पायजामा। अब लौकिक गद्य साहित्य, पद्य के बाद अब गद्य साहित्य की बात करें। राउल बेद, लेखक रोड़ा कवि, रचना काल 10वीं शताब्दी। विशेष तथ्य हम देखते हैं। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना है। चंपू काव्य मानी जाती है। इस रचना में राहुल नामक नायिकाओं के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन पहले पद्य में तदुपरांत गद्य में किया गया था। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजस्थानी
प्रदान है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। बेल इस रचना का नायक है। अब बात करेंगे हम उक्ति व्यक्ति प्रकरण। लेखक है पंडित दामोदर शर्मा। रचनाकाल हैं